तबीयत सोनम वांगचुक की नहीं, सरकार की खराब है। असल में वो एक प्रतीक है इस देश की बिगड़ती सेहत का। सरकार जो है वो उसके कानों पे जूं तक नहीं रेंग। 17 दिन से एक आदमी भूखा है, अनशन पे बैठा है। अकेला नहीं, और भी लोग युवा हैं, छात्र हैं, जो अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं, परेशान हैं। एक के बाद एक विफलताओं के बावजूद अगर शिक्षा मंत्री अपने पद पे बने हुए हैं तो उसका जिम्मेदार कौन? मैं मानता हूं कि सोनम वांगचुक को अब अनशन खत्म कर देना चाहिए। अनशन खत्म क्यों करना चाहिए? इसलिए नहीं कि मुद्दा खत्म हो गया, इसलिए कि अनशन की या उपवास की जो प्रतिरोध की एक गौरवशाली परंपरा इस देश ने विकसित की थी, उसका ये सरकार सम्मान नहीं करती। उसको मालूम है कि पड़े रहने तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है? जब ये प्रतिरोध बड़ा होगा। अनशन प्रतिरोध का एक तरीका है, जान देने का मामला नहीं। सोनम वांगचुक कायदे से इस देश के हीरो हैं। सोनम वांगचुक की जान बेशकीमती है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डबल चेक और हमारे साथ एक बार फिर से हैं प्रियदर्शन सर एक और एपिसोड में जिसका नाम है पीडीए। पीडीए के आज के एपिसोड में प्रियदर्शन सर से ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो आंदोलन चल रहा है, जो अब लगभग 1 महीना पूरा करने जा रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का, जिसको समर्थन प्राप्त हुआ सोनम वांगचुक का, जिनके अनशन को भी 1 पखवाड़े से ज्यादा हो गया है और उनकी सेहत खराब होती चली जा रही है, और सरकार की तरफ से एक अजीब सी संवेदनहीनता देखने को मिली है, जिसमें उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि ये हो क्या रहा है। इसको किस नजरिए से देखा जाए? सोनम वांगचुक को क्या अपना अनशन तोड़ देना चाहिए? इसी पर बात करते हैं प्रियदर्शन सर से। पीडी सर, तो सबसे पहले तो पीडीए से शुरू करते हैं। आपकी एनालिसिस क्या है इस मुद्दे पर? देखिए, आपने संकेत सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत की बात की। असल में वो एक प्रतीक है इस देश की बिगड़ती सेहत का। यानी 17 दिन से एक आदमी भूखा है, अनशन पे बैठा है। अकेला नहीं, और भी लोग हैं, युवा हैं, छात्र हैं, जो अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं, परेशान हैं। लेकिन सरकार जो है वो उसके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। तो ये स्थिति क्यों है? क्योंकि पूरे देश की जो हालत है उसमें मुझे लगता है इसको जोड़ना चाहिए इससे। सच तो ये है कि अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ये लोग चाह रहे हैं, कायदे से सरकार को पहले ही ले लेना चाहिए था। जो स्थितियां हैं, आप हर इम्तिहान में नाकाम साबित हुए हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक आपके यहाँ, आपके राज्य में ठीक से नहीं हो पा रहा है। सीबीएसई की कापियों का मूल्यांकन तक ठीक से नहीं हो रहा है। पेपर लीक का इतना बड़ा मामला तो आ ही चुका, नीट का। तो एक के बाद एक विफलताओं के बावजूद अगर शिक्षा मंत्री अपने पद पे बने हुए हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? और देखिए, शिक्षा मंत्री ने एक बार जिम्मेदारी ली थी, जानते हैं कि औपचारिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि इन दिनों तो मैं पाता हूं कि सरकार का पूरा काम मंत्रियों के पास नहीं, बस जैसे प्रधानमंत्री के पास है। यानी जो परीक्षाओं से पहले जो तैयारी कराई जाती है वो भी प्रधानमंत्री कराते हैं, वहां भी शिक्षा मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती। तो इस पूरे मसले में जब आप बच्चों को जाकर बताते हैं कि इम्तिहान के गुर क्या होते हैं, तब आपको बताना ये भी चाहिए था कि जब इम्तिहान न हो पाए, जब भविष्य अनिश्चित हो, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे जंतर मंतर पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। अब दूसरी बात, सोनम वांगचुक का मामला बताता है कि जो सरकारी उपेक्षा और दमन का रवैया है वो कितना पक्षपातपूर्ण है। सोनम वांगचुक कायदे से इस देश के हीरो हैं। आज से नहीं, अरसे से उन्होंने कई काम किए, पर्यावरण को लेकर, लेह में शिक्षा को लेकर। जो उनका आइस स्तूप है उसकी दुनिया भर में चर्चा होती है। वो नायक की तरह देखे जा रहे थे, यहां तक कि सरकार के साथ भी खड़े थे। चीनी सामान के विरोध में उन्होंने सरकार का समर्थन किया था। इन सबके बावजूद
जैसे लेह और लद्दाख के साथ अन्याय को लेकर उन्होंने आवाज उठाई, उनको बार बार गिरफ्तार किया गया। कम से मतलब गिरफ्तारियां उनके लिए कोई नई बात नहीं है, वो आवाज उठाते रहते हैं। हमारे लिए देखना हैरानी की बात थी कि जो बिल्कुल अहिंसक किस्म का आदमी है उस पे रासुका लगा दिया सरकार ने, और रासुका हटाया भी तो क्यों हटाया नहीं मालूम। तो अरसे तक सरकार जो है एक आदमी को जो कभी उसके साथ खड़ा दिखाई पड़ता था, सिर्फ जनतांत्रिक ढंग से आवाज उठाने पे उसको जेल में डाल देती है, रासुका लगा देती है, उसके अनशन पे जंतर मंतर में उसको मरने छोड़ देती है, जबकि अपने मंत्री को, जिसको इस्तीफा देने के लिए इतने दबाव की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, उसको बचाए रखती है। ये चल रहा है संकेत। आपने एक बड़ी रोचक बात बताई पीडी सर, और आपका ये कहना है कि दरअसल तबीयत सोनम वांगचुक की नहीं, सरकार की खराब है। मैं आपसे ये बिल्कुल। जानना चाहता हूं कि इसको अब किस तरीके से देखा जाए। देखिए, एक इंसान अनशन पर है, अब ये आप ऐसे कह सकते हैं कि एक तरफ सोनम वांगचुक की जिद हाँ, कि मुझे जो भी उनका मुद्दा है, हम जानते हैं वो क्या मुद्दा हाईलाइट कर रहे हैं, वो छात्रों का मुद्दा लेकर के अनशन पर बैठे हैं, और दूसरी तरफ सरकार की जिद। तो दो जिद के बीच में ये जो छात्रों की मांग है, ये कहां जाएगी पीडी सर? देखिए, एक बात तो मैं मानता हूं, जो आपने सवाल पूछा था रह गया था। मैं मानता हूं कि सोनम वांगचुक को अब अनशन खत्म कर देना चाहिए। शायद उसके लिए कुछ कोशिश भी हो रही थी। 20 तारीख को कई लोग वहां पहुंचेंगे जंतर मंतर पे, ये बात भी चल रही है। लेकिन अनशन खत्म क्यों करना चाहिए? इसलिए नहीं कि मुद्दा खत्म हो गया है, इसलिए कि अनशन की या उपवास की जो प्रतिरोध की एक गौरवशाली परंपरा इस देश ने विकसित की थी, उसका ये सरकार सम्मान नहीं कर रही है। उसको मालूम है कि पड़े रहने तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस चीज से पड़ता है? जब ये प्रतिरोध बड़ा होगा। अनशन प्रतिरोध का एक तरीका है, जान देने का मामला नहीं है। आप इतिहास के सारे अनशन देख लीजिए, अंततः वो किसी न किसी मोड़ पे टूटे हैं, तोड़े। गांधी जी ने बहुत सारे अनशन किए, और उनको उनके अनशन तोड़वाने के लिए कभी टैगोर जाते थे, कभी कोई और जाता था। ये स्थिति तमाम आंदोलनों की, अनशनों की रही है। तो सोनम वांगचुक की जान बेशकीमती है, और इसलिए, और उसका एक मूल है, इसलिए उनको बचे रहना चाहिए। ये भी है कि अगर उनको कुछ हो जाता है, या वहां रह रहे लोगों को कुछ हो जाता है, किसी को भी से 38 और 40 डिग्री सेल्सियस छू रही गर्मी में जब हम लोग बाहर निकलते पसीने से तरबतर हो जाते हैं, तब कल्पना कर सकते हैं कि एक आदमी 17 दिन कैसे टिका रह रहा है और कैसे जिद पे अड़ा हुआ है। तो अनशन तो उसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ये दो तरह की जिद मैं नहीं मानता। एक मुद्दा है जिसको लेके छात्र आंदोलन कर रहे हैं, एक वास्तविक मुद्दा है, वैध मुद्दा है, जिसका वास्ता मतलब भविष्य की बहुत सारी अनिश्चितता से है। देखिए, बच्चों की उम्र जा रही है, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में उम्र बड़ी मैटर करती है, अवसर बहुत मैटर करते हैं, वो जा रहे हैं, और इनकी जान पे तो आज बनाई है। आप याद कीजिए कि नीट में कितने बच्चे खुदकुशी कर चुके हैं। ये सारा दबाव जो है, इस सारे दबाव को हमारी सरकार जिस तरह अनसुना कर रही है, वो बिल्कुल पता चलता है कि उसको लोकतांत्रिक मूल्यों का लिहाज नहीं है। मैं जिस बीमारी की बात कर रहा था, अब तमाम तरह के मुद्दे देख लीजिए। सरकार आई थी तो बताती थी कि हम अलग चाल और चेहरे और चरित्र वाली पार्टी हैं, लेकिन धीरे धीरे हमने पाया कि सारे धत्कर्म वहां वही हो रहे हैं। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, आप देख लीजिए मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मामले में, इतना बड़ा मामला है, एक बयान तक किसी का नहीं। कोई ये भी नहीं कह रहा है कि ना ना वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगता है कि आरोप झूठे हैं तो आप उनका खंडन कर दीजिए, आप उनका ठीक से खंडन तक नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि वहां पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। दतिया में
एक हारे हुए उम्मीदवार यानी नरोत्तम मिश्र से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। 2023 में वो 7,500 वोटों से हार गए थे, तो जाहिर है कि उनको टिकट नहीं मिलता। लेकिन उनके समर्थकों का उत्साह देखिए या उनका दुस्साहस देखिए। उनको मालूम है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस छूती नहीं है, टच नहीं करती है। वो 12 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रख सकते हैं, वो मुख्यमंत्री को गाली दे सकते हैं। तो एक नई सड़क छाप संस्कृति जो अभी मध्य प्रदेश में दिख रही है, इसके पहले जो हमने बंगाल में देखा, बंगाल में जिस तरह तृणमूल के हर नेता के पीछे पत्थर और अंडे फेंके जा रहे हैं, उसके पीछे साफ है कि कार्यकर्ताओं का दुस्साहस है। मतलब आप वोटों का पैटर्न देखें, सीटों का जो भी हो, 40% बंगाल अब भी ममता के साथ है, शायद इससे कुछ ऊपर ही। तो हर तीसरा बंगाल वासी उससे ज्यादा ममता के साथ है। लेकिन बीजेपी ऐसा माहौल बना रही है जैसे तृणमूल को तो बिल्कुल बंगाल से भगा देना है। तो जो एक सड़क छाप कल्चर है, इसके अलावा असल में इस आंदोलन के साथ सरकार की मुश्किल ये है कि इस पे दुनिया की नजर है। और देखिए, भारतीय मीडिया तो इसको टच नहीं कर रहा है, विदेशी मीडिया के लोग मौजूद हैं, सोशल मीडिया की इस पे नजर है। वो सोनम वांगचुक का हालचाल ले रहा है, उनसे बात कर रहा है, इंटरव्यू कर रहा है। तो सरकार की कोशिश उसको चुपचाप आंदोलन को दफन कर देने की है, एक बेआवाज, एक रक्तहीन हत्या की है। जैसी संवैधानिक हत्या बंगाल में 27 लाख नागरिकों की, कुछ वैसी ही रक्तहीन हत्या सरकार यहां करने की कोशिश में है, क्योंकि इसका संदेश विदेशों तक जा रहा है। आप एक तरफ इस कोशिश में कि दिखाएं कि नाना जंतर मंतर पे तो हमने उनको प्रोटेस्ट करने दिया, हम तो उनको वहां से भगा नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ आप मीडिया को चुपचाप रोक रहे हैं कि वहां मत जाओ। आप लगातार उसको अविश्वसनीय बनाने में लगे। अच्छी बात यह है कि इस बीच बहुत सारे लोग सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के इस मुद्दे के समर्थन में आ रहे हैं, आए हैं। विपक्ष को जो अपेक्षा सोनम वांगचुक की कुछ और सक्रिय होना चाहिए, मुझे लगता है कि वो भी सक्रिय होगा। आंदोलन शायद कांग्रेस 17 से शुरू कर रही है। पीडी सर, आपने ये बोला कि सरकार एक आंदोलन की रक्तहीन हत्या करने की सोच रही है। अब यहां पर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि देखिए, आपने सही बोला, आंदोलन के कई प्रारूप होते हैं। इससे पहले ही अगर हम 15 साल पीछे जाएं तो कई बार ऐसा अन्ना हजारे का अनशन हुआ जिसमें सरकार ने बात नहीं मानी, लेकिन फिर वो अनशन कुछ दिन चल के और उसके बाद फिर टूटा, मांगे पूरी नहीं हुई, और उसके बाद फिर उसको और मोबिलाइज किया, जगह जगह ले करके गए और फिर अनशन पर रीग्रुप करके वापस आए। आपको लगता है कि इस आंदोलन का एक फायदा ये जरूर हुआ है, कम से कम छात्रों के लिए, कि उनका मुद्दा एक केंद्रीय पटल, मैं मुख्य धारा के मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक केंद्रीय पटल पर उनका मुद्दा पहुंचा हुआ है, चाहे वो किसी भी माध्यम से पहुंचे। सरकार उसको भाव न दे करके भी उसको चर्चा में ला रही है। सोनम वांगचुक को भाव न दे करके भी ये मुद्दा चर्चा में आ रहा है। तो अब आपको लगता है कि अनशन खत्म करके इसका प्रारूप बदलना चाहिए, क्योंकि मुद्दा तो मेन स्ट्रीम हो गया है, भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करे या ना करे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं कि अनशन तो खत्म होना चाहिए। असल में यहां दो तरह की चालाकी हो रही है। अन्ना आंदोलन से अचानक इसकी तुलना शुरू हो गई है, उसकी क्या जरूरत है? हर आंदोलन का अपना एक चरित्र होता है। मुझे याद है कि अन्ना आंदोलन जब चल रहा था तो कई लोग बड़े उत्साह में कहते थे कि मतलब मेरे दादाजी ने गांधी को देखा था, मेरे पिता ने जेपी को देखा था, मैं अन्ना को देख रहा हूं। असल में ये कौन लोग थे? आप ध्यान से देखिए तो उसका वर्ग चरित्र वही है जो अब उस आंदोलन की याद दिला के इस आंदोलन को अविश्वसनीय बनाने की कोशिश करने वालों का है। अन्ना आंदोलन को अतिशय भावुकता से जोड़कर, सच यह है कि उसमें ऐसे तत्वों की घुसपैठ थी जिसकी वजह से दिल्ली में ठीक है आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन बाकी जगहों पे जो भ्रष्टाचार विरोधी हवा बनी उसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ।
आप याद कर सकते हैं कि 2010 के पहले बीजेपी का वजूद ही दिखाई नहीं पड़ता था, पता नहीं चलता था कि पार्टी कहाँ है कहाँ नहीं है। उसके पहले लेफ्ट ही जो है वो सरकार के बाहर सरकार को समर्थन देता हुआ भी विपक्ष की भूमिका निभा रहा था। 2010 का अन्ना आंदोलन शुरू होता है, अचानक भ्रष्टाचार का सवाल खड़ा होता है, अचानक गुजरात से नरेंद्र मोदी लाए जाते हैं और हम पाते हैं कि एक बड़ा आंदोलन चल पड़ा और उसके राजनीतिक फलितार्थ जो हुए वो सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले। अब एक तो सीधी बात यह है कि अन्ना का किरदार और सोनम वांगचुक का किरदार बिल्कुल अलग अलग है। अन्ना रालेगण सिद्धि में जो काम कर रहे थे और सोनम वांगचुक लद्दाख और लेह में जो काम कर रहे थे, दोनों की प्रकृति अपने चरित्र में काफी भिन्न है। और यहां भी जो आंदोलन चल रहा है, मुश्किल यह है कि सबको डर है कि सिर्फ इसका इस्तीफा लेकर बात खत्म नहीं होगी। अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात खत्म हो जाती तो शायद सरकार ये भी ले लेती, लेकिन इतने मोर्चों पे इतनी गड़बड़ियां हैं कि एक बार एक ईंट खिसकेगी तो धीरे धीरे इमारत की दूसरी ईंटें खिसकनी शुरू हो जाएगी। फिर लोग पूछेंगे कि हमारा वित्त मंत्री क्या कर रहा है। अचानक ये जो महंगाई बढ़ रही है, युद्ध से पहले जो रुपए के दाम भाग रहे हैं, जो पेट्रोल की प्राइस जा रही है ऊपर, इस समय इस ईरान युद्ध के पहले की बात कर रहा हूं, वहां आप क्या कर रहे हैं? वित्त मंत्री से पूछेंगे, विदेश मंत्री से पूछेंगे कि भाई ट्रंप और खामेनी के मामले में आपका रोल क्या है? दुनिया भर में भारतीय विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश नीति की साख क्यों गिर रही है? राजनाथ सिंह से तो सवालों पे सवाल होंगे। तो एक ईंट खिसकी तो बहुत सारी ईंटें खिसकनी शुरू हो जाएंगी। इथेनॉल मंत्री से सवाल पूछा जाएगा, इथेनॉल बिल्कुल बिल्कुल, इथेनॉल मंत्री तो मैं भूल ही गया। सड़क पर सवाल पूछा जाएगा, सब सवाल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ, तो ये असली बात है संकेत। पीडी सर, तो फिर तो ये रणनीति आपकी एकदम, आप सही कह रहे हैं, मुझको भी यही लगता है। रणनीति यही है कि जिम्मेदारी ले करके इस्तीफा देने का अगर प्रचलन जो एक समय में राजनीति में सक्रिय था, वो अगर आप दोबारा से शुरू कर दें तो फिर ये कहानी कहां जाकर के रुकेगी वो तो समझ में ही नहीं आएगा। और इसी चक्कर में इस्तीफे लिए नहीं जा रहे हैं कि आपके कहने से तो इस्तीफे नहीं होंगे, जब मेरा मन करेगा तब मैं तय करूंगा कि मेरी कबीना में कौन कौन कबीना मंत्री बने या ना बने। अब वो एक ठसक हमको सरकार में दिखती है। लेकिन पीडी सर, मैं वापस लौट के इस आंदोलन की तरफ आ रहा हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि आगे इस आंदोलन की जरूरत है, ये तो आपने एस्टेब्लिश कर दिया। आंदोलन की वजह से मुद्दा केंद्र में आया, वो भी आपने बता दिया। मुद्दे पर कुछ नहीं हुआ है, ये भी हम देख रहे हैं। तो आगे क्या? अगर वो अनशन तोड़ देते हैं तो आगे क्या? देखिए, जाहिर है कि रणनीति तो आंदोलन की बदलनी होगी, क्योंकि सरकारों को आंदोलनों को थका थका के मारने का हुनर आता है। उनको मालूम है कि लोगों की तरह आंदोलन भी बूढ़े होते जाते हैं, थकते हैं। तो वो या तो फिर उनको झांसा देने का कि चलिए हम आपकी सारी मांग मान लेते हैं, आपने घोषणा कर दी, और धीरे 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 एक एक कर उन मांगों से खिसकते रहे पीछे। पिछले कुछ वर्षों में 2-3 बड़े आंदोलन हुए। लोग अन्ना आंदोलन को याद कर रहे हैं, हालांकि वहां भी मांग मानने का ऐलान हो चुका था, मांग मानने की बात हुई थी। कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चला था उसको लोग मिस कर रहे हैं। अगर आपको जोड़ना है तो उस आंदोलन से भी जोड़ सकते हैं जहां कायदे से सरकार पराजित हुई थी। वो आंदोलन थका क्यों नहीं? क्योंकि बाकायदा एक रणनीति के तहत अलग अलग जगहों पे लंबी तैयारी के साथ वो आंदोलन चलाया गया था। तो आपको एक ऐसी रणनीति बनाने की जरूरत है। देश भर के छोटे छोटे आंदोलनों को भी आपको अपने साथ शामिल करना होगा। जैसे मैं आज ही कहीं देख रहा था, ऋषिकेश में सड़क चौड़ी करने के नाम पे 3300 पेड़ काटे जाने, 3300 या 3200। वहां के लोग, वहां की महिलाएं तन के खड़े हो गए
कि हम ये काम होने नहीं देंगे किसी भी सूरत में, अंततः उस समय लौटना पड़ा लोगों को। ऐसे छोटे आंदोलन दूसरी जगहों पे चल रहे हैं, सबको जोड़ते हुए उपवास बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन प्रदर्शन लगातार चल सकता है। देश भर में कई जंतर मंतर बनाए जा सकते हैं, जो एक दौर में आम आदमी पार्टी ने किया था। तो बहुत सारा शून्य बचा हुआ है और बहुत सारे लोग, बहुत सारी छटपटाहट भी बची हुई है। उन तमाम जगहों पे और भी जंतर मंतर बने और भी सोनम वांगचुक जैसे लोग खड़े हों, राजनीति जो है वो तो अपनी चाल चलती रहेगी, लेकिन ये सामाजिक आंदोलन जो है, जिसका मुद्दा छात्र हों, जिसका मुद्दा नौजवान हों, जिसका मुद्दा स्त्रियां हों, जिनके साथ लगातार छल हो रहा है। अभी देखिए, मुझे ख्याल आया कि महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना में 92 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए। ठीक है, इनमें कुछ नाम जो थे शायद दोहराए थे, कुछ योजनाएं जो थी कई दो योजनाओं का लाभ ले रही थी, लेकिन 67 लाख महिलाओं के, उन महिलाओं के नाम काटे गए जो केवाईसी नहीं करा पाई। केवाईसी नहीं करा पाने पे आप नाम काट दे रहे हैं 67 लाख लोगों के। नहीं, इसमें आप एक चीज जाके- और पीडी सर, इसमें एक और चीज, हाँ। चुनाव से एकदम पहले आपने ये कोई मापदंड नहीं लगाए और बिल्कुल, आप हाँ। बांटते चले गए पैसा, डबल डबल हाँ। 2-2 महीने का एक साथ दे रहे थे ताकि चुनाव जीता जा सके, और हाँ। अब जब जीत लिया तो आपको वित्तीय बोझ दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इन सारे असंतोषों को, सरकार की इन सारी धोखेबाजियों को एक जगह संबोधित करते हुए इसके अलग अलग लगातार लंबे समय तक आंदोलन की योजना ठीक से बनाई जानी चाहिए। और वो दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये बिल्कुल अहिंसक आंदोलन, तरीका गांधी का ही है। गांधी अपने आंदोलन के लिए बड़ी तैयारी करते थे, बड़ी शर्तें रखते थे, क्योंकि हिंसा जो है आपकी, थोड़ी सी तोड़फोड़ हुई थी लेह लद्दाख में, पुलिस ने गोली चलाई थी, 4 लोग मारे गए थे और रासुका लगा सोनम वांगचुक पे। तो सरकारें हिंसा चाहती हैं कि हो, ताकि उनकी ज्यादा बड़ी हिंसा को उससे वैधता मिले। तो बिल्कुल एक अहिंसक, दीर्घजीवी, दूरगामी आंदोलन जरूरी है, जो जंतर मंतर से शुरू हुआ है। सोनम वांगचुक हैं, कई जंतर मंतर, कई सोनम वांगचुक हमें चाहिए, जो तमाम मुद्दों पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शुरू होकर पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके। संकेत जी। जी बिल्कुल, पीडी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पीडीए के एपिसोड के लिए। अब देखना ये होगा कि सोनम वांगचुक क्या फैसला लेते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी क्या फैसला लेती है। कुछ सरकार के प्रति बेहद मृदु और मर्म से भरे पत्रकार ये सुझाव दे रहे हैं कि सोनम वांगचुक मर जाएं, ऐसा कोई नहीं चाहता है, लेकिन एक ही इंसान है जो उनका ये आंदोलन खत्म कर सकता है, और वो है अहबजीत दिपके। अपना अहंकार छोड़ें और सोनम वांगचुक को कहें उनका इस्तेमाल ना करें अपने आंदोलन के लिए। जिस पर अभिजीत दिपके का पलट के ये कहना था कि भाई हमारा रिश्ता आपका और सरकार वाला रिश्ता नहीं है कि जो कोई कह दे वो मान ले। सोनम वांगचुक अपनी मर्जी के मालिक हैं, उनसे कहा जा रहा है कि वो आंदोलन तोड़ दें, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। तो ये फर्क आप जान लीजिए। जाहिर सी बात है कि अगर आपको सोनम वांगचुक की चिंता है तो उस आदमी का इस्तीफा सबसे आसानी से ले लीजिए, जो जिसके हिस्से एक भी करीने का फैसला नहीं है। जो हो सकता था नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फॉर्मूला का भी जो क्रियान्वयन है स्कूलों में, इस बुरी तरह हुआ कि रोज मामला अदालतों में पहुंच रहा है। कल तक वो अदालतों में गया है, अभी चलता रहेगा। तो ऐसे मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए, तुरंत अनशन टूट जाएगा। वो तो 5 मिनट की बात है। आपको अगर इतनी फिक्र हो रही है तो पर वो होगा नहीं, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त आ जाएगी, बहुत सारे मंत्रियों के बहुत सारे मुद्दे, और फिर एक अनायास सा एक प्रेशर कई इस्तीफे लेने का। तो इसका तरीका वही है कि आप ये अनशन खत्म करें, आंदोलन खत्म नहीं करें। आंदोलन को नई रणनीति के तहत चलाएं। अनशन एक बड़ा मील पत्थर रहा, साबित हुआ, आंदोलन अगला मील पत्थर बनाए।
जी पीडी सर, बहुत बहुत धन्यवाद पीडीए के इस एपिसोड के लिए। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, थैंक यू।